फाइव। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो बेटा आज आप लोगों की जो क्लास होगी वो क्लास काफ़ी दिन में हुई है और ये शायद इस चैनल पे आपके चाणक्य एकेडमी के चैनल पे हिस्ट्री की आज पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी आपकी, इस क्लास के अंदर बेटा हम दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम जब भी दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश है जिसका नाम है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के ही सबसे इम्पोर्टेंट राजा जिसको दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का फाउंडर कहा गया है, संस्थापक कहा गया है। और विजिबल हो रही है कमेंट? ओके, नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। तो हेडिंग बना दें आज की क्लास का। देखें, तो आज की जो क्लास का टॉपिक होगा वो आपका होगा दिल्ली सल्तनत। मैं बोर्ड पे लिख दूं, दिल्ली सल्तनत, जिसको एक मिनट, देखिए बेटा फिर से एक बार, तो मैं फिर से हेडिंग बना देता हूं आपकी। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत, और इस दिल्ली सल्तनत को हम 1206 से शुरू करेंगे और 1526 तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर बात करें बेटा दिल्ली सल्तनत की, तो देखो आप सबको पता है हम क्लास में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और जो मेडिवल हिस्ट्री है इसकी शुरुआत मैंने आपको पढ़ाया था जब 3 मुस्लिम अटैक हुए थे। और बात करें बेटा 3 मुस्लिम अटैक की, तो 3 मुस्लिम अटैक में हमने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा था, उसके बाद हमने महमूद गजनी को पढ़ा था, फिर मोहम्मद गोरी को पढ़ा था। उन 3 मुस्लिम अटैक के बाद स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की, और इस दिल्ली सल्तनत का सबसे जो पहला वंश है जिसको हमने क्लास में शुरू कर लिया था उसका नाम है गुलाम वंश। तो खैर मैं हेडिंग बना देता हूँ। इस क्लास में जो लास्ट हम पढ़ के गए थे वो हम पढ़ के गए थे बेटा गुलाम वंश के बारे में, यानी बात करें स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो हम जो हमारी लास्ट क्लास थी इस क्लास में हम पढ़ के गए थे गुलाम वंश के बारे में। तो बात करें बेटा गुलाम वंश की, और गुलाम वंश की बात करें तो इसमें 1206 से लेकर 1290 तक हमें इसको पढ़ना है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290, और हमारी जो लास्ट क्लास रही थी उस लास्ट क्लास में हमने इस गुलाम वंश के फाउंडर जिसका सबसे पहले राजा का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने पढ़ लिया था। और बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इनको हमने 1206 से 1210 तक पढ़ा था। और आप सबको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था इस गुलाम वंश का फाउंडर, इस गुलाम वंश का संस्थापक किसको कहा गया है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। यहां तक कि हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज की जो क्लास है वो इसके बाद से शुरू करते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस वंश का जो इंपॉर्टेंट राजा होगा वो डायरेक्टली हम शुरू करेंगे बेटा इल्तुतमिश से। तो आज की जो क्लास की शुरुआत है आपकी उसमें हम स्टार्ट करेंगे इल्तुतमिश को। और बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को हम स्टार्ट करेंगे 1211 से और 1236। ये मैन्युअली काफी जगह 1210 दिखाई देगा, वो 1210 या 11
तो बेटा इसमें 1211 ही ठीक है, 1211 से लेकर 1236 तक इसी को पढ़ेंगे। अब मेरी बात को गौर से सुनना, जो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस वंश का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें काफी ज्यादा एग्जाम की, तो बेटा काफी ज्यादा एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो आज की क्लास में शुरू करें। अब देखो जैसे इसको पढ़ना शुरू करें, हमारे पास सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन बनता है, जो सेम सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बेटा मैं इसको अलग से नोट करवा देता हूं आपको। तो देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का, बेटा मैंने डीएस से लिखा है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो आपसे पूछा जाता है बेटा दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर। अगर बात करें बेटा दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर की, तो आपको यहां बोर्ड पे दो नाम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहां लिखा वास्तविक संस्थापक और एक पहले लिखा है मैंने संस्थापक। ये तो होता फाउंडर और ये होता बेटा रियल फाउंडर। तो बात करें फाउंडर और रियल फाउंडर, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ोगे, किसी भी आप वंश को पढ़ोगे, तो उनमें आपको ये दो क्वेश्चन सेम से दिखाई देंगे। आपको फाउंडर अलग मिलेगा और रियल फाउंडर अलग मिलेगा। तो बात करते हैं बेटा फाउंडर और रियल फाउंडर की। तो देखो मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, आज फिर क्लियर करता हूं। फाउंडर आप सिर्फ उसको कहोगे जो नाम मात्र स्थापना करेगा। जैसे आपने देखा इस गुलाम वंश की हो या फिर दिल्ली सल्तनत की हो, नाम मात्र जो स्थापना थी वो पहले से कुतुबुद्दीन ऐबक करके जा चुका था। लेकिन बात करें वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे कहते हैं? रियल फाउंडर उसको कहते हो जो इस वंश की ग्रोथ करे, आगे चल के इस वंश के लिए रियल काम करे। हम उसको क्या कहते हैं? रियल फाउंडर, यानी कि वास्तविक संस्थापक। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, क्या हमने इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर क्यों कहा है? हमने किसी और राजा को क्यों नहीं कहा? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसा इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे जो हमने इसी को वास्तविक संस्थापक कहा। तो देखें बेटा बोर्ड के ऊपर, तो बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था जो दिल्ली सल्तनत है, इसकी पहली राजधानी कौन सी है? तो पहली राजधानी कौन सी थी? लाहौर। तो बात करें इसकी जो पहली राजधानी थी वो लाहौर थी। और बेटा मैं आपसे ये भी पूछ लूं, लाहौर किसने बनाई थी? शाबाश, किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हमने पढ़ा था इल्तुतमिश की राजधानी इस दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। और लाहौर को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस राजा ने क्या किया? राजधानी को चेंज कर लिया और इसने एक्चुअल राजधानी किसको बना दिया? दिल्ली। तो बेटा पढ़ी दिल्ली के बारे में रहे हो, तो दिल्ली सल्तनत की दिल्ली राजधानी किस राजा ने बनाई? तो वो बनाई इल्तुतमिश ने। अन्यथा आपसे कभी भी दिल्ली राजधानी ना पूछ के यही पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो नाम दिल्ली है लेकिन इसकी पहली राजधानी की बात करें तो इसकी पहली राजधानी थी लाहौर। इसके बाद बात करते हैं बेटा दूसरे पॉइंट, तो नंबर 2 पॉइंट, इसने क्या किया था? 2 रेगुलर करेंसी चलवाई थी। इसने 2 टाइप के क्वाइंस, 2 टाइप के सिक्के जारी करवाए थे, यानी इंट्रोड्यूस करवाए थे। और वो 2 टाइप के सिक्के कौन से? एक इसने बेटा चांदी का सिक्का चलवाया था, हमने ये पढ़ा, और दूसरा इसने तांबे का सिक्का चलवाया था। तो बात करें चांदी का और तांबे का सिक्का, इसका जो चांदी का सिक्का था उस सिक्के का नाम था टंका, और इसका जो तांबे का सिक्का था इस सिक्के का नाम था जीतल। तो हम ये पढ़ते हैं इसने 2 रेगुलर करेंसी चलवाई थी, एक का नाम था बेटा चांदी का टंका और एक का नाम था तांबे का जीतल। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से हमने इसी को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं इसको एक टाइटल, इसको एक उपाधि मिली थी। तो बात करें बेटा मैंने आप लोगों को इस्लाम पढ़ाया था, अगर बात करें इस्लाम की तो जो इस्लाम है, इस्लाम में आपको पढ़ाया था इस्लाम की जो स्थापना है वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। और वहीं से मैं आपको एक वर्ड पढ़ा के गया था जिसका नाम है खलीफा, यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर के जितने उत्तराधिकारी हैं उनको खलीफा कहा गया है। तो इसको किसी बगदाद के खलीफा ने एक उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था, और उस टाइटल का नाम है सुल्तान। तो बेटा याद रखना दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया हमारा, और वो क्वेश्चन बन गया दिल्ली सल्तनत का
पहला सुल्तान, यानी भारत का ही पहला सुल्तान। अगर बेटा आप में से किसी को याद हो तो मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा के गया और उसमें आपको पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, बल्कि सुल्तान की उपाधि देने वाला दिल्ली सल्तनत में जो राजा है वो इल्तुतमिश ही था। तो हम मानते हैं ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, इसीलिए इस दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इसी को मान लिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम 4th पॉइंट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखें बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं इसने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों को मिला के। और बेटा ये दिल्ली पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, काफी ज्यादा शिफ्टों में बार बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। 40 तुर्क सरदारों को मिला के इसने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों को मिला के एक दल, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का जो नाम रखा वो नाम रखा इसने क्या, दल चालीसा। शाबाश बेटा। और इसी दल चालीसा को काफी बार क्या नाम दिया गया है, तुर्कान ए चहलगानी। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसी का जो नाम है वो नाम रखा गया है तुर्कान ए चहलगानी। तो हम ये पढ़ते हैं इसने 40 तुर्क सरदारों को मिला के एक दल चालीसा बनाया और इसी दल चालीसा का नाम तुर्कान ए चहलगानी है। अब ये सारा फंडा क्या है आपको समझाता हूं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुने गौर से और ध्यान दें एक बार। बच्चे भी कर रहे हैं आंसर साथ में ऑनलाइन वाले, मैंने तो अब ध्यान दिया है। हाँ पूछे बेटा। अच्छा कोई नहीं। देखें तो एक बार समझे, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, मैंने बोर्ड पे लिखा है इसने 40 तुर्क सरदारों को, यानी इसने 40 तुर्क सरदारों को मिला के ग्रुप बनाया, यानी कि एक दल बनाया। बेटा क्या होता है ये दल चालीसा, तो समझो एक बार गौर पे। हाँ बेटा बोर्ड पे ध्यान दे एक बार, छोड़ के फोन को। देखें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा इसी को, एक बार पहले ही बताया, आज फिर गौर से सुनने। क्या है, क्या आपने अभी अभी, जैसे कि पिछली स्लाइड पे चलते हैं एक बार, समझेंगे इन सारी चीजों को, रटेंगे नहीं। आपने नोट में स्पेसिफिक लिखा था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, आपने मुझे बताया जी इल्तुतमिश को कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये तो रटना हो गया, कि आपने वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा है। क्यों कहा है आपने वास्तविक संस्थापक, बात ये आती है हमने इसी को क्यों कहा, इसे पहले वाले राजा को नहीं कहा, इसके बाद वाले राजा को नहीं कहा, इसी को वास्तविक संस्थापक कहा है। तो इसका मतलब ये है इसने अपने साम्राज्य की ग्रोथ की थी, इसने साम्राज्य की ग्रोथ की, क्योंकि मैंने आपको कहा था वास्तविक संस्थापक उसी को कहोगे जिसने साम्राज्य की ग्रोथ की। आगे चल के इसने साम्राज्य की ग्रोथ की तो हमने इसको वास्तविक संस्थापक कहा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, आपने अभी अभी मुझे ये कहा है कि जी इसने साम्राज्य की ग्रोथ की है। अब बेटा एक चीज आइडिया लगाओ आप खुद से, ये साम्राज्य की ग्रोथ करेगा, उस समय डिजिटलाइजेशन तो था नहीं कि इसके पास स्क्रीन होगी और ये भी ऐसे स्क्रीन पे बैठ के सारे साम्राज्य खुद देख सकेगा, उस समय नहीं था डिजिटलाइजेशन। तो ये कैसे शासन करता, देखो क्या होता था उस समय, जैसे कि मैं साइड में करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा मान लेते हैं ये उस समय का सारा इसका साम्राज्य हुआ करता था। राजा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, राजधानी के अंदर बैठेगा, ये इसकी राजधानी है। बाकी जो इतना बड़ा प्रांत होता था ये उनमें रियासतें बनवा देते थे इस प्रकार से, और बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग सूबेदार को छोड़ देते थे, अलग अलग गवर्नर को छोड़ देते थे। राजा खुद राजधानी में बैठेगा और बाकी सब जगह अलग अलग क्या करेंगे, सूबेदार बनाएंगे। अब ये नया नया राजा बना है, आपने कहा जी साम्राज्य की ग्रोथ की, तो इसने क्या किया, इसको मंत्रियों की जरूरत पड़ी। और यही बेटा मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको पढ़ाया है, जब इसने साम्राज्य की ग्रोथ की तो इसको पड़ी 40 मंत्रियों को जरूरत, यानी इसको जब मंत्रियों की जरूरत पड़ी तो इसको मंत्री बनाने थे। अब बात यह आती है, जो ये इल्तुतमिश था ये भारतीय लोगों पर विश्वास नहीं करता था, और ये खुद कहां का था, ये खुद एक तुर्की इलबरी जाति का था। तो ये अपने देश के लोगों पे यानी कि तुर्की लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो ऐसे में ये तुर्की गया और वहां से 40 लोग मंगवाए और उन 40 लोगों को इसने पद दिया था मंत्री परिषद। इसका मतलब बेटा ये 40 लोग कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि राजा के बाद एक्चुअल जो पावर है वो 40 लोगों के पास थी, और ये वो 40 लोग थे जो राजा को एडवाइस देने का काम करते, यानी राजा के बाद उसकी जो पूरी मंत्री परिषद होती ये वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद थी, जिसको बेटा तुर्काने चहलगानी यानी दल चालीसा कहा गया है। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा इसका 5वां पॉइंट। देखो 5वें पॉइंट में बेटा हम ये पढ़ते हैं, इसके 5वें पॉइंट में क्या हुआ कि इसने इक्ता व्यवस्था, खैर मैं इसको लिख दूं बेटा अच्छे से क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है, इक्ता सिस्टम। तो बात करें इक्ता व्यवस्था की, तो मैं इसको एक बार हिंदी में भी लिख दूं, इक्ता व्यवस्था। अब बेटा ये इक्ता व्यवस्था क्या है, देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है
इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की? तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की बात करें ये इल्तुतमिश ने की, लेकिन रटना ये भी नहीं है, इसको भी समझना बारीकी से कि ये इक्ता व्यवस्था क्या होती है। तो सुने मेरी बात को बेटा गौर से, ये इक्ता व्यवस्था क्या होती है देखें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो हम इस इक्ता वर्ड को समझेंगे। देखो बेटा बोर्ड पे लिखा इक्ता, अगर इक्ता की बात कर लें तो इक्ता भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा गया है। तो बात करें बेटा इक्ता की, तो इक्ता भूमि के छोटे टुकड़ों को कहा गया है। जैसे आपके गांव में आपका एक खेत है तो वो आपका एक इक्ता है, वो भूमि का छोटा टुकड़ा है। अब ये इक्ता व्यवस्था शुरू क्यों हुई, फिर अपने पीछे वाली बात पे चलते हैं, ध्यान दे एक बार। तो बात करें बेटा पीछे, मैंने आपको अभी अभी ये पढ़ाया था क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपने किसको कहा है? इल्तुतमिश को। ध्यान दे बेटा आगे एक बार, ठीक है। देखें मैंने आपको अभी अभी ये कहा है बेटा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है। ये चीज क्लियर हो गई। और आपने ही मुझे बताया है सर इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा है क्योंकि इसने साम्राज्य की ग्रोथ की। अब आप खुद आइडिया लगाओ, अगर कोई व्यक्ति अपने साम्राज्य की ग्रोथ करेगा उसे ज्यादा मात्रा में कामगारों की, कर्मचारियों की यानी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लगा लें, कल ना आप कोई बिजनेस करते हो, आप उसकी ग्रोथ कर रहे हो तो आपको ज्यादा लोगों की काम की जरूरत पड़ेगी। सेम जब इसने साम्राज्य की ग्रोथ की होगी तो इसका साम्राज्य बढ़ा होगा तो इसको ज्यादातर कामगारों की, कर्मचारियों की, सैनिकों की जरूरत पड़ी। अब आप खुद आइडिया लगाओ, इसके पास ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ी, इसने सारे के सारे सैनिक रख लिए होंगे। अब इतने सारे सैनिक तो रख लिए, कोई इसके पास फ्री में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, उसको इसको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नए नए साम्राज्य का गठन हुआ था, इनके पास इतना राजकोष नहीं था कि सबको ये प्रॉपर सैलरी दे पाए। ऐसे में क्या हुआ, तो ऐसे में इसने इस सैलरी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इसने इक्ता व्यवस्था चलाई थी। अब गौर से समझें, इसने क्या किया, भारत की भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवा दिया और वो सारे छोटे छोटे टुकड़े अपने इन सारे सैनिकों को और इन सारे कर्मचारियों को दे दिए। इसका मतलब ये है, इसने ये कहा आज के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि आपको भूमि के टुकड़े मिलेंगे और आपका काम है उस भूमि के टुकड़े पे जाके चेक करो, कोई भारतीय किसान खेती कर रहा होगा तो आपका काम उस किसान से लगान वसूल के लेके आओ और वो लगान आप मुझे मत दो, अपने पास अपनी सैलरी का नाम के रख लो। समझ गए इस चीज को? इसका मतलब है भारत की भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवाना और वो टुकड़े अपने सैनिकों में बांट देना और सैनिकों को कह देना आप वहां से लगान ले लो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। यानी सच पूछें तो बेटा इसने सैलरी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या चलाई थी? इक्ता व्यवस्था चलाई थी। तो याद रखना इक्ता व्यवस्था किसने चलाई है? इल्तुतमिश ने। अब मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, आपको अभी अभी मैंने ये कहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इसको वास्तविक संस्थापक इन 5 कारणों की वजह से कहा था। एक तो राजधानी दिल्ली बनाना, एक 2 प्रकार के सिक्के चलाना, एक उपाधि सुल्तान की मिलना क्योंकि भारत का पहला सुल्तान बन गया, और उसके बाद हमने पढ़ा बेटा 40 तुर्क सरदारों का गठन करना और साथ में इक्ता व्यवस्था को लागू करना। तो इन 5 कारणों की वजह से हमने इसको क्या कहा? गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें बेटा इसके बाद पढ़ें तो देखें, अब ये थोड़ा सा हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो ध्यान दें। बात है 1215 के साल की। तो 1215 में क्या हुआ? हरियाणा में एक स्थान है तराइन। आए बेटा, शाबाश बैठे। तो बात करें, बात है 1215 की और हरियाणा में एक स्थान, जिस स्थान का नाम है तराइन। तो बात करें यहाँ पे एक स्थान पड़ता है बेटा हरियाणा में और बात है 1215 की। तो तराइन के अंदर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। अब बेटा आप ये मत पूछ लेना क्या सर तराइन का पहला और दूसरा युद्ध कब हुआ? क्यों? क्योंकि याद करो पीछे 2 क्लासों से पहले, प्रीवियस 2 क्लासों में आपको मोहम्मद गोरी पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया था, उसमें तराइन का पहला युद्ध भी पढ़ाया आपको और तराइन का दूसरा युद्ध भी पढ़ाया। तो ये है तराइन का तीसरा युद्ध। तो याद रखना तराइन का जो तीसरा युद्ध है, ये तीसरा युद्ध एक तरफ तो हमारे भारत के राजा इल्तुतमिश हुआ करते थे और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं इसी के अंदर यल्दोज, जिसका पूरा नाम बेटा ताजुद्दीन यल्दोज था। और आपको बताता हूं ये यल्दोज कौन था? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और ये मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था जिस गुलाम को बेटा गोरी ने गजनी वाला पार्ट दिया था। ये गजनी से आया अटैक करने, भारत का राजा ये था, इसने अटैक जरूर किया लेकिन यहाँ पे भारत के राजा जीत गए और यल्दोज की हार हो गई। और आपके हरियाणा जीके के लिए क्वेश्चन बन के रह गया क्या तराइन का तीसरा युद्ध जो कि हरियाणा के करनाल में हुआ, कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? इस बात को माइंड में सेट रखोगे। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो बेटा हम पढ़ते हैं, बात है
21 के साल की। इसको मैं फिर स्टार कर देता हूं, क्योंकि बेटा ये तो आपने नाम काफी बार यूट्यूब पे ही सुन लिया होगा। चलो मैं क्लियर करता हूं। आपने पढ़ा है 1221 में बेटा आपके भारत में मंगोलों का, बात करें आपके भारत में मंगोलों का, भारत में पहला अटैक हुआ। मंगोलों का भारत में फर्स्ट अटैक होता है। तो बात करें 1221 के साल में मंगोलों ने भारत देश पर पहला अटैक किया, और ये पहला अटैक करने वाले का जो नाम है वो हमने कई बार यूट्यूब पे भी सुना होगा, चंगेज खान। तो आपने बेटा नाम सुना होगा चंगेज खान। इसी चंगेज खान के एक दो नाम और हैं, वो याद रख लेना, तैमूचिन, और इसी का एक नाम और है, और इसी को कहा गया है गेंगिस खान। तो बात करते हैं यहाँ पे चंगेज खान, तैमूचिन और गेंगिस खान करके। तो हम ये पढ़ते हैं 1221 में मंगोलों का भारत पर पहला अटैक हुआ। अब बेटा मेरी बात को गौर से सुने और एक बार बोर्ड पे देखे सारे, पेन कॉपी रख दे बेटा, ध्यान दे, एक बार लिखने का टाइम दो, उस समय लिख लेना ये सारी चीजें। देखें मैंने बोर्ड पे लिखा 1221 में मंगोलों का पहला अटैक हुआ। किया किसने? चंगेज खान, तैमूचिन, गेंगिस खान, नाम एक ही है। अब सुनना बेटा गौर से। पहली बात तो यहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के, तीनों क्वेश्चन क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो मंगोलों का पहला अटैक किस साल में हुआ है? 1221 में। दूसरा, मंगोलों का पहला अटैक किसने किया है? चंगेज खान ने। और तीसरा क्वेश्चन एक लिंक करके पूछा जाएगा आपसे, और आपसे यह पूछा जाएगा क्या जब चंगेज खान ने भारत पर अटैक किया तो भारत का सुल्तान कौन था? तो इस समय सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। शाबाश, तो इस समय सुल्तान इल्तुतमिश है। अब बात कर लेते हैं सर, हमने काफी बार यूट्यूब पे इस चंगेज खान की स्टोरी सुनी है। जैसे ही आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, अचानक कुकू एफएम की कोई ऐड आती है और आपके सामने कोई ना कोई कहता है चंगेज खान पूरे एशिया का सबसे क्रूर राजा, आज एशिया की आदि संतान इस चंगेज खान की वंशज मानी जाती है, ऐसे ऐसे करके हमें कहानी बताई जाती है। तो आज एक्चुअल पढ़ लेते हैं ये चंगेज खान कौन है, इसके बारे में सुने। देखो बेटा, ये जो इतिहास है, ये इतिहास आपको ये सिखाता है कि इस भारत का ही नहीं बल्कि इस एशिया का टॉप मोस्ट पावरफुल जो राजा माना गया है, जो सबसे क्रूर राजा माना गया है, वो चंगेज खान को ही माना गया है। तो इस चंगेज खान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इसने आपके भारत देश पर अटैक कर दिया? तो इस कहानी को गौर से सुनना। तो बात है बेटा समरकंद से सारी स्टोरी शुरू होती है। समरकंद पड़ता है आज के उज्बेकिस्तान में और पहले के टर्की के अंदर। तो बात करें बेटा समरकंद की, तो समरकंद का एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी समरकंद से चला गया चंगेज खान पे अटैक करने के लिए मंगोलों के पास में। जब उस मंगबरनी ने मंगोलों के चंगेज खान पे अटैक किया तो उसके छोटे भाई को मार दिया, और चंगेज खान जब अपने छोटे भाई की यानी कि मौत का बदला लेने के लिए मंगबरनी को मारने के लिए बढ़ा, तो मंगबरनी वहां से जान बचा के पूरे एशिया को चीरता हुआ आपके सिंध में आके छिप गया। और मंगबरनी को पता चला सिंध से सीमा शुरू होती है इल्तुतमिश की। तो मंगबरनी ने क्या किया? इल्तुतमिश के पास लेटर लिखा। क्यों? क्योंकि ये चंगेज खान भी उसका पीछा करता हुआ उसको मारने के लिए सिंध की तरफ आ रहा था। तो मंगबरनी ने इसका हेल्प मांगने के लिए लेटर लिखा, क्या मेरी जान के पीछे चंगेज खान पड़े हैं और आप मुझे दिल्ली में शरण देके मेरी जान बचा लीजिए। इस बात का पता चल गया चंगेज खान को। तो चंगेज खान ने भी तुरंत इल्तुतमिश को लेटर लिखा और उसमें कहा, यानी कि उसमें कहा जो मंगबरनी है वो तो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा, अगर आपको अपनी सल्तनत बचानी है तो मंगबरनी की हेल्प ना करें। तो यहां इतिहासकारों का मानना है इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से काम किया, मंगबरनी की हेल्प नहीं की। चंगेज खान ने सिंध में अटैक किया, मंगबरनी को ढूंढ निकाला और उसको मार दिया। इसीलिए बेटा मैंने बोर्ड पे लिखा है मंगोलों का भारत में पहला अटैक, ना कि मंगोलों का भारत पे अटैक। इसका मतलब यह है मंगोल भारत पे अटैक करने नहीं आए बल्कि मंगबरनी को मारने आए थे, और वो मार के अपने वादे के अनुसार वापस चले गए और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गए। तो 3 ही क्वेश्चन है, अटैक कब हुआ है मंगोलों का, अटैक किसने किया है और किसके समय में हुआ है। इस बात को थोड़ा सा याद रखोगे बेटा। तो ये सारी चीज हम पढ़ते हैं चंगेज खान के बारे में, तैमूचिन के बारे में। खैर मंगोल की बात करें, किसी को मंगोल नाम ना समझ आए तो बेटा मंगोल एक जनजाति का नाम है और उस जनजाति का सरदार चंगेज खान हुआ करता था। और बात कर ले मंगोलों की, तो बेटा मंगोलों में हम ये पढ़ते हैं इसी मंगोल जनजाति के नाम पे इनके देश का नाम पड़ा है मंगोलिया। जो आपने सुना होगा जो गोबी डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल है, वो चाइना और मंगोलिया के अंदर ही पाया जाता है। और साथ में मंगोलिया की कैपिटल दिल्ली पुलिस के एमटीएस वगैरह में पूछ ली जाती है। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। तो इसी मंगोलिया की कैपिटल भी बेटा क्या है? उलान बटोर। तो बात करें यहां पे, ये हो गया चंगेज खान का अटैक। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें, इसके बाद इसको आगे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं बेटा, ये चीज मैं आपको एक बार पहले पढ़ा चुका हूं, आज एक बार फिर इसका रिवीज करता हूं बेटा। देखें बात है 1229 की, तो 1229 में इस इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। इसने
कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बेटा कंप्लीट किया, इसने पूरा किया कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। तो मैंने आपको पहले भी इसको स्टार लगवा के पढ़ाया था, क्या 1229 में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ, और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। अगर बेटा आपको याद हो तो मैं आपको कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन करवा के गया था, और मैंने ये कहा था आपको क्या बेटा इस कुतुब मीनार से क्वेश्चन आते हैं आपके, और वो सारे क्वेश्चन आपको माइंड में सेट रखने हैं। तो आपको पता है क्या जी, हम दिल्ली जाएं और दिल्ली में कुतुब मीनार को देखने के लिए जाएं तो एट प्रेजेंट हमें उसकी कितने मीनारें दिखाई देंगी? 1 2 3 4 और 5। तो बेटा इन पांचों मीनारों से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में पता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या पहली जो मीनार है बेटा, ये पहली मीनार 1199 में, और किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बात करें बेटा 1199 में पहली मीनार का काम किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पहली मीनार बनी थी, काम नहीं हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। उसके बाद आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया? तो दूसरी से चौथी मंजिल बेटा 1229 में बनवा के तैयार किसने कर दी? इल्तुतमिश ने। वही मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, क्या 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कर दिया। अब आपको ये दिखाई देगा क्या सर इस पे तो 5वीं मंजिल है, काम पूरा कहाँ हुआ है? तो आपको बता दूं बेटा, शुरुआत में इसकी 4 मंजिलें बननी प्रस्तावित थी, 4 मंजिलों का काम पूरा करके इसने काम खत्म करवा दिया। लेकिन बाद में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल खंडित हुई। उस समय भारत का राजा फिरोज शाह तुगलक था, उसने चौथी मंजिल का रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाया और 5वीं मंजिल रखवा दी। तो 1369 में बेटा फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई। ये अलग से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या कुतुब मीनार के 5th फ्लोर, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस राजा ने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद बेटा आपको जब लोधी वंश पढ़ाऊंगा, उसमें सिकंदर लोधी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी लिखवाऊंगा क्या कुतुब मीनार का अंतिम बार रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किस राजा ने करवाया था? तो कुतुब मीनार का अंतिम बार जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो किस राजा ने करवाया था? तो वो सिकंदर लोधी ने करवाया था। उसी को आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेटा ये हो गया हमारा इल्तुतमिश के बारे में। अब इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, तो एक बार बोर्ड पे ही देखेंगे बेटा। तो बात करें इसके बाद का, इसके बाद हम इसमें ये पढ़ते हैं बेटा, बात है 1230 से 1231 की। तो बात है बेटा 1230 से 1231 की। अगर इसकी बात करें तो हम इसके अंदर 1230 से 1231 में इल्तुतमिश ने अपना ग्वालियर अभियान प्रारंभ किया। इस बात को गौर से समझना बेटा, इसने अपना ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? कलिंजर। तो इसने अपना ग्वालियर यानी कि कलिंजर अभियान शुरू किया। ये कलिंजर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया। बेटा वहां पे हिंदू लोकल राजा शासन करते थे, तो जब ये इस 1230-31 के अटैक में कलिंजर या ग्वालियर गया, तो ये अपने साथ अपने 3 बेटों को लेके गया, अपनी 1 बेटी को लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि ये चाहता था ये युद्ध के तौर तरीके अपने बेटे और अपनी बेटी को सिखाए। तो इसके 3 बेटे थे। इसके बड़े बेटे का नाम था नसीरुद्दीन, दूसरे बेटे का नाम था बहराम शाह, और तीसरे बेटे का नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज। इसकी एक बेटी थी, उसका नाम इतिहास में सबने सुना हुआ, रजिया करके, तो वो इसी की बेटी थी इल्तुतमिश की। तो ये 3 बेटों और 1 बेटी को लेके ये चला गया ग्वालियर अभियान पे। जैसे इसने जाके वहां के हिंदू लोकल राजाओं पे अटैक किया, उन सब राजाओं ने मिलकर इसी पे अटैक कर दिया, और ये घायल अवस्था में मैदान के बीच में गिर गया। और जब ये घायल अवस्था में मैदान के बीच में गिरा, उस दृश्य को, उस सीन को इसके बड़े बेटे ने देखा, जिसका नाम था नसीरुद्दीन शाह। वो अपने पिता को बचाने गया, तो उन हिंदू राजाओं ने उस पर अटैक करके उसको मार दिया। तो इसने अपने बड़े बेटे को खो दिया। जब उस सीन को बचे हुए 2 भाइयों ने देखा, क्या हमारा पिता तो युद्ध मैदान में घायल पड़ा है, हमारा बड़ा भाई मारा जा चुका है, तो दोनों भाई अपनी जान बचा के और दिल्ली की तरफ भाग गए। और जब इस सीन को इसकी बेटी रजिया ने देखा, और रजिया ने देखा मेरा पिता तो घायल अवस्था में पड़ा है और उसका बड़ा भाई मारा जा चुका है, और 2 नालायक भाई युद्ध मैदान को छोड़ के दिल्ली की तरफ भाग गए, तो रजिया ने सामना किया उन राजाओं को, अपने पिता की जान बचाई, और वो अपने पिता को निकाल के दिल्ली लेके गई। तो ये कहा जाता है रजिया ने इस कलिंजर अभियान के ऊपर अपने पिता की जान बचाई। जब इसके पिता की जान बचाई, तो इसका पिता यानी कि इल्तुतमिश बेड रेस्ट पे आ चुका था। अब ये बेड रेस्ट पे आया, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता बेटा यहां से
बात है इसके बाद की। तो इसके बाद जब इल्तुतमिश बेड रेस्ट पे आया, उसको सबसे बड़ी एक ही टेंशन होती थी, उसको टेंशन ये होती थी कि इतना बड़ा जो साम्राज्य इसने खड़ा किया इल्तुतमिश ने, वो अपने एक बेटे के लिए किया था जिसका नाम था नसीरुद्दीन, उसको उसने खो दिया था इस अभियान के अंदर। तो इसको टेंशन यही थी इस चीज की कि इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया, इसका केयर टेकर किसे बनाएगा, क्योंकि इसको लगता था अब इसके दो बेटे बचे और दोनों बेटे इसको युद्ध मैदान में छोड़ सकते हैं तो वो राजा बनने के लायक नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने इसके बाद आके अपना टेस्टामेंट, वसीयतनामा लिखवाया और इस वसीयतनामे के अंदर इसने लिखवाया, तो इसने आके अपना वसीयतनामा लिखवाया और इस वसीयतनामे में इसने लिखवाया कि मेरे मरने के बाद बचे हुए दो बेटे हैं उनको कोई साम्राज्य नहीं दिया जाए। और इसको याद आया मेरी जान मेरी बेटी रजिया ने बचाई और रजिया ही लायक है, तो इसने टेस्टामेंट में लिखवा दिया मेरे मरने के बाद अगर किसी को सुल्तान बनाया जाए तो वो सुल्तान मेरी बेटी को बनाया जाए। इसीलिए बेटा हम आगे चल के पढ़ेंगे रजिया। लेकिन ये जब बेड रेस्ट पे था, इसको अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी जिसको इसने खो दिया था, क्योंकि उस बेटे को ये हमेशा सुल्तान बनाना चाहता था लेकिन वो मर चुका था। इसने अपने बेटे का दिल्ली में मकबरा बनवाया और बेटा इसी मकबरे का नाम, ये जीते जी बेटे को सुल्तान नहीं बना पाया लेकिन मकबरे का नाम इसने रख दिया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो याद रखना बेटा ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी के बड़े बेटे का है। लेकिन याद रहे ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के आपसे रिवर्स पूछा जाएगा और देखें आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला मकबरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला मकबरा। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला मकबरा, फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया। अब मेरी बात सुने गौर से, अगर आपने मेरी पिछली क्लास ली होगी तो मैंने पिछली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया था, तो याद करो मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई थी। तो पहली मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस साल बनवाई थी, 1194 में। और वो मस्जिद कहाँ बनवाई थी, दिल्ली के अंदर। तो कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनी थी। तो आपको भारत की पहली मस्जिद पढ़ा दी, आज कौन सा पढ़ा दिया, भारत का पहला मकबरा। तो बेटा ये भारत का पहला मकबरा और वो भारत की पहली मस्जिद थी। तो पहला मकबरा किसका है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगर बात करें मकबरे और मस्जिद की तो बेटा इनमें कुछ कॉमन नहीं, एक तो बनावट में भी डिफरेंस है। वो सिर्फ ये है, आपने कोई ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग देखी हो, उसका बड़ा सा गेट देखा हो और उसके चारों किनारों के ऊपर आपने चार बड़ी बड़ी मीनारें देखी हो, तो बेटा इसको बोल दिया जाता है मस्जिद, इसको कह देते हैं मस्जिद। या आपने कोई ऐसा स्थान देखा हो जिस पे आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी हो, बड़ा सा गेट देखा हो और उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा गुंबज देखा हो, इसको कहते हैं बेटा मकबरा। तो आपको आज भारत की पहली मस्जिद और आपको भारत का पहला मकबरा दोनों पढ़ा दिया है। तो याद रखना भारत की पहली मस्जिद 1194 में, पहला मकबरा बेटा इल्तुतमिश ने बनवाया था और वो भी अपने बेटे की याद में। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद पढ़ते हैं, ये ज्यादा घायल होने की वजह से 1200 एक मिनट ज्यादा घायल होने की वजह से इसने क्या किया, ज्यादा घायल होने की वजह से 1236 में इसकी डेथ हो गई थी। तो हम पढ़ते हैं ये इसकी नेचुरल डेथ मानी जाती है 1236 में। अब 1236 में डेथ हुई तो बेटा आपको इल्तुतमिश का मकबरा भी पढ़ना पड़ेगा। इल्तुतमिश का खुद का मकबरा बेटा दिल्ली के अंदर है और ये दिल्ली में कहाँ पे है, कुतुब मीनार देखने जाओगे तो बेटा वहां पे काफी सारे स्मारक हैं। कुतुब मीनार परिसर कहते हैं उसको, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाओगे, वहां पे आपको मकबरा मिलेगा किसका, इल्तुतमिश का। तो ये बेटा कंप्लीट इल्तुतमिश था जिसके अंदर हमने इल्तुतमिश से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आपको फिर से एक बार सारा का सारा ओवरव्यू देता हूं, इसके बाद आपका काम है सारी की सारी चीजें नोट डाउन करना। तो देख लें बेटा, एक बार फिर से इसका ओवरव्यू लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो देखें यहां से गौर से सुनना, जो आप लेट आए हो बच्चों आप भी देख लें। मैंने आज दिल्ली सल्तनत को शुरू किया, यानी शुरू तो पहले कर चुके थे। दिल्ली सल्तनत में हम इस क्लास में कौन सा वंश पढ़ रहे थे, गुलाम वंश। गुलाम वंश का ये राजा मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हमने दूसरा राजा पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा था हमने, फाउंडर, और इसको हमने क्या कहा है, वास्तविक संस्थापक। क्यों कहा है, क्योंकि एक तो इसने राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को, दूसरा इसने 2 सिक्के चलवाए और तीसरा इसने अपने आप को उपाधि दी थी किसकी, सुल्तान की। और बात करें उसके बाद हमने पढ़ा है कि यही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके बाद आज की क्लास में हमने इसके 4th पॉइंट में पढ़ा है, इसने 40 तुर्की लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, तुर्कान ए
चहलगानी करके। उसके बाद बात करें नंबर 5 पे, इसने इक्ता व्यवस्था चलाई थी, यानी कि इक्ता सिस्टम सबसे पहले इसने शुरू किया। और उसकी बाद बात करें तो 1215 में हरियाणा की धरती पे एक युद्ध हुआ, ये पढ़ा आज की क्लास में। 1221 में मोस्ट इंपोर्टेंट चंगेज खां का भारत पे पहला अटैक हुआ। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। और बेटा ये कुतुब मीनार से आने वाले टोटली क्वेश्चन मैंने एक जगह आपके नोट डाउन करवा दिए हैं। और इसके बाद की बात करें तो बेटा हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि जब ये कलिंजर के अभियान पे गया, उसके बाद में इसने वसीयतनामा लिखवाया, रजिया को अगला सुल्तान बताया और भारत का पहला मकबरा बनवा के तैयार किया। इसकी डेथ हुई और फाइनली इसका मकबरा कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में। अब आप एक काम करें, ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लें। तो बिल्कुल पहली स्लाइड ऑन कर देता हूं, तो यहां से अपना नोट डाउन करना शुरू कर दें। ये उस दिन हो गया था लगभग आपका, चलो ठीक है। तो आप एक काम करें, सेकंड स्लाइड से इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। तो जो लिखते हो बेटा आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड ऑन करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं। हाँ तो बेटा ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं। चलो विकास, जय हिंद भाई, नमस्ते नमस्ते। कोई एक बच्चा कह रहा है यशु मित्तल सर फोर्थ अटैक पढ़ाओ। तो बेटा आपको यही कह रहा हूँ, ऐसा ही मेरे साथ एक बार ऑफलाइन क्लास में पहले भी हुआ था, 3 मुस्लिम ऐसे अटैक हो गया था। अच्छा आप ही हो गया क्या सर फोर्थ अटैक पढ़ाओ? हाँ याद आ गया। तो बेटा मैं आपको उस दिन भी कहा था, यही कहा था, भारत पे 4 अटैक हुआ ही नहीं, यानी मुस्लिमों के 3 लगातार अटैक हुए थे, फोर्थ अटैक नहीं हुआ। तीसरे अटैक के बाद ये दिल्ली सल्तनत पढ़ाना शुरू कर दिया। कभी सोचो फोर्थ अटैक हुआ था। इसके बाद की बात करें बेटा दरगाह सूफी संत, किसी एक बच्चे ने पूछ रखा कमेंट करके, क्या सर दरगाह किसको कहते हैं? तो बात करें बेटा, दरगाह कुछ नहीं है, इन मुस्लिम धर्म के अंदर इनके जो सूफी संत हैं, इनको जहां दफनाया जाता था, आज वहां पे लोगों की आस्थाएं हैं, वो वहां मन्नत मांगने का काम करते हैं, वहां माथा टेकने का काम करते हैं, उसको दरगाह कहते हैं। तो ये जो कमेंट जिसने भी किए हैं ये उसका आंसर है। और जल्दी से पूछ सकते हैं आप। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड ऑन करूं? चलो ठीक है, उतार लें इसको भी जल्दी से। हाँ बेटा सरिता, हो गया? चलो, लास्ट क्लास में थे आप सभी, है ना? 4 नंबर हॉल में क्लास लगी थी हमारी, तो सही है। करें आगे कंटिन्यू? चलो ठीक है, देखें, करो करो फास्टली। सैयद और पीर में क्या डिफरेंस है? बेटा दोनों की डेफिनेशन ही अलग अलग है तुम्हारे। बेटा ये एक अफवाह है जो आपने लिखी है, सर ताजमहल के नीचे क्या कोई शिव टेम्पल है? ये सिर्फ एक अफवाह है। अगर ये सच होता तो अब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती वहां पे राम मंदिर की तरह। अभी तक एक अफवाह है, सच नहीं है ये, यानी अभी इसके पुख्ता सबूत नहीं है कोई। अगर पुख्ता सबूत होते बेटे तो अब तक यहाँ पे भी एक ट्रोल हो चुका होता। एक पूछा आपने सर सैयद और पीर में क्या डिफरेंस है इस्लाम में? तो बेटा कुछ नहीं है, सैयद तो एक पंथ का नाम है। जैसे इन्होंने पूछा सैयद और एक सुन्नी, बेटा जो सैयद होता है वो एक पंथ है, सियाओं को ही सैयद कहा जाता है। सैयद का मतलब होता है, अगर आप मेरे से इस्लाम पढ़ते तो इस्लाम में मैंने आपको पढ़ाया है क्या इस्लाम धर्म के 2 पंथ हैं, एक सुन्नी है और एक सिया हैं। तो सिया जो लोग हैं, सिया का मतलब होता है अली की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले, और सुन्नी होते हैं जो बेटा अबू बकर की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। मैंने पढ़ाया था पहले आपको खलीफा, तो उनमें सिया कहा गया है। और सिया की बात करें, सिया के वंशजों को सैयद कहा जाता है। तो सैयद तो एक पंथ हो गया पूरा का पूरा। तो भारत में सिया या सैयद वंश के लोग कम ही मिलते हैं। सैयद या सिया वंश के जो लोग हैं वो ईरान में ज्यादा मिलते हैं। तो एकमात्र सैयद जो देश है या सिया जो देश है वो ईरान है। और पीर और कुछ भी नहीं है बेटा,
इनके जो सूफी संत की दरगाहें होती हैं, तो दरगाह तो उस बिल्डिंग का नाम हो गया, उसमें जिसको पूजा जाता है इनके वो सूफी संत, जैसे कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, आपके पहले जो साधु संत रहे थे वो बेटा समा गए थे, उनके वहां पे काफी ज्यादा आपको एक प्रकार से समाधि स्थल मिलेगा। तो जिन गुरुओं को आप पूजते हो, तो ये इस्लाम धर्म के गुरु जिनको दरगाह में पूजने जाते हैं, ये उसको पीर कह के पूजते हैं। तो वही है पीर दरगाह, मतलब ये होता है कि इस्लामिक। और उसी प्रकार से आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर कहा गया, यानी एक जीवित व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलता था। बेटा मणिपुर वॉयलेंस के ऊपर टाइम लगेगा, बिल्कुल बनाएंगे। हाँ बेटा, इस चीज का प्रयोग किया गया था, आपने लिखा ठीक है, लेकिन इसको कभी आपको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे अच्छे से। आपने जो कमेंट किया बेटा, और उस कमेंट में लिखा है क्या सर ऐसे ऐसे 100 हिंदू मारे गए, ऐसे ऐसे 100 हिंदू मर्ज पीर बनता है, तो ये बात आप कभी ऑफलाइन मिलें तब बताएंगे। ऑनलाइन कंटेंट बेटा कम्युनिटी अगेंस्ट कंटेंट है, तो आप इस कमेंट को ना करें। तो इस कमेंट को कभी ऑफलाइन में आए आप, और अच्छे से क्लियर करेंगे इस कमेंट को आपकी। तो करें आगे कंटिन्यू, देखें। देखो बेटा आगे शुरू करें। तो इसके बाद में आपने अभी अभी पढ़ा है क्या जी, इल्तुतमिश के बाद अगला राजा कौन बनेगा? रजिया सुल्तान बनेगी। तो इल्तुतमिश के बाद अगला जो राजा है वो रजिया सुल्तान बनेगी। तो रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बीच में एक राजा और बना था, और उस एक राजा का नाम है रुकुनुद्दीन फिरोज। तो एक बार गलती से बात करें बेटा, जब इल्तुतमिश की डेथ हुई, तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद हम पढ़ते हैं अगला जो राजा बना वो रुकुनुद्दीन फिरोज बना। अब आप कहोगे सर राजा बनने को तो रजिया को कहा था, फिर ये रुकुनुद्दीन फिरोज राजा कहाँ से बन गया? तो गौर से सुने, जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो रजिया सुल्तान की सौतेली माँ ने अपने इस बेटे, अपने इस नालायक बेटे, ये वही है जो इल्तुतमिश को घायल अवस्था में छोड़ के भाग के आया था, इसको राजा बना दिया। ये एक अयोग्य राजा था, तो इसको तो गद्दी पर बैठा दिया, और इसकी जो माता थी वो शासन करती थी। इसकी माता इल्तुतमिश की वाइफ, जिसका नाम था शाह तुर्कान, बेटा ये शासन करती, यानी नाम इस राजा का चलता और शासन ये करती थी। तो ये ऐसा सीन चल रहा था। सेम टाइम इसी बीच क्या हुआ, रजिया को वसीयतनामा हाथ लगा, जो उसका पिता लिख के गया था अगला राजा कौन बनेगी, रजिया बनेगी। तो रजिया को वसीयतनामा हाथ लगा, तो रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र धारण करके और उन 40 लोगों के पास पहुंच गई। अभी याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, राजा के बाद एक्चुअल पावर किसके पास थी, 40 तुर्की लोगों के पास। तो रजिया लाल वस्त्र धारण करके 40 तुर्की सरदारों के पास गई। लाल वस्त्र क्यों? क्योंकि बेटा दिल्ली सल्तनत में न्याय के लिए रेड कलर को जाना गया था। अगर किसी को न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन के दरबार के अंदर जाता। जब रजिया सुल्तान 40 तुर्क सरदारों के पास गई और उनको जाके कहा कि जो मेरे पिता हैं उन्होंने जो वसीयतनामा लिखवाया था, वसीयतनामे में मेरा नाम लिखा था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने धोखे से मेरे भाई को गद्दी पर बैठा दिया। तो उन 40 लोगों ने रजिया का साथ दिया और उन 40 लोगों ने शाह तुर्कान की हत्या करवा दी और इसके बेटे को गद्दी से उतार दिया और गद्दी दे दी किसको, रजिया को। तो बात करें बेटा, हम यहां से स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान को। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से 1240 तक, बेटा हम कंटिन्यू करते हैं किसको, रजिया सुल्तान को। तो बात करें बेटा रजिया सुल्तान की। अब देखो इसको पढ़ने के लिए एक छोटा सा माइंड सेट करना पड़ेगा, अन्यथा सारी की सारी चीजें फिर रटी बराबर हो जाएंगी। तो गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। ये मुस्लिम साम्राज्य था, और इस मुस्लिम साम्राज्य में क्या हुआ करता था बेटा, इस्लामिक कानून ज़्यादा चलते थे, जैसे कि एज पर एग्जांपल सरिया लो, यानी सरिया कानून। तो हाँ वही जो आप बता रहे हो। इस समय क्या होता था या आज भी होता है, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, आपने उन मुस्लिम कंट्रियों में कोई वीडियो देखी होगी, कोई रील देखी होगी, तो याद करो उन मुस्लिम कंट्री के अंदर जो महिलाएं हैं वो ब्लैक कलर का बुर्का पहने दिखाई देते हो। आप सोचते हो भाई हम इंडिया में हम क्यों नहीं पहनते, वो ब्लैक कलर का बुर्का पहनते हैं, आपने देखी होंगी आंखें दिखाई देती हैं। तो बेटा इस्लाम धर्म में ये चीज़ है, और यही चीज़ द केरला मूवी स्टोरी के अंदर भी आई थी, आपने देखी थी, वहाँ पे दिखाई दी कि इस्लाम धर्म के अंदर वो डायलॉग यूज किए जाते हैं कि कोई भी महिला अपने सोहर के अलावा अपना फेस किसी पराये मर्द को नहीं दिखाएगी। तो सेम सारी चीजें यहाँ पे भी लागू थी, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम साम्राज्य था। यहाँ पे भी जो महिलाएं थी वो बुर्के के अंदर रहती थी, एक प्रकार से पर्दा प्रथा के अंदर रहती थी, पर्दा के अंदर रहती थी।
जब रजिया सुल्तान बनी तो सुल्तान बनते इसने क्या किया, इस पर्दा प्रथा को त्याग दिया, यानी एक प्रकार से फेस को कवर करना था, इसको सैक्रिफाइस कर दिया। अब अचानक कोई महिला, वो भी राजा होके दरबार में आएगी, एकदम खुले मुंह आएगी, इसका मतलब वहां पे जितनी महिलाएं रहती थी सब पर्दे के अंदर रहती थी, फेस को कवर करके रखती थी। पहली कोई ऐसा महिला थी जो राजा बनी और इस फेर को कवर, जो फेस है इसको कवर करना इसने छोड़ दिया। और जब इसने कवर करना छोड़ा, इसका मतलब इसने इस्लाम को अनफॉलो करना शुरू कर दिया, उसके शरिया को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन तो दिल्ली सल्तनत की, डीएस से बेटा मैंने दिल्ली सल्तनत लिखा है, पहले भी लिखा था अब भी लिखा है, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, फर्स्ट वीमेन रूलर या फर्स्ट मुस्लिम वीमेन रूलर, पहली मुस्लिम महिला शासिका। तो बात करें बेटा दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, इसी को कहा गया। और अभी अभी कहा है बेटा, जब ये अपने दरबार में जाती थी, जब ये अपने दरबार में जाती थी तो अपने दरबार में ये खुले मुंह जाती थी। बात करें जब ये अपने दरबार में जाती तो अपने दरबार में ये खुले मुंह जाती। ओपन माउथ खुले मुंह का मतलब यही है बेटा, इसने महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए। तो हम इसमें पढ़ते हैं, इसने क्या किया, महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए, इसने महिलाओं के वस्त्र सैक्रिफाइस कर दिए, त्याग दिए। और महिलाओं के वस्त्र की जगह ये क्या पहनना शुरू कर दिया, इसने पुरुषों के वस्त्र, इसने महिलाओं के वस्त्र की जगह पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। और इसमें भी क्या पहनती थी ये, कुलाहा व काबा। तो आपसे कई बार पूछा जाता है रजिया का ड्रेस कोड, तो रजिया का जो ड्रेस कोड रहा था वो कुलाहा व काबा रहा था। वो कैसे, तो बेटा कुलाहा का मतलब होता है कैप, कैप को आप हिंदी में पढ़ते हो टोपी, और काबा का मतलब होता है जैकेट, जैकेट को कहते हो बेटा आप कोट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसने पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहनना शुरू कर दिया, यानी कुलाहा व काबा पहनना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, इसने दरबार में खुले मुंह जाना शुरू कर दिया, महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए, पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। एक प्रकार से जिस इस्लाम धर्म को पहले फॉलो किया जा रहा था, जिसमें महिलाएं बुर्के के अंदर एक प्रकार से पर्दे में रहती, इसने राजा बनते उन सब चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया। जब ये गद्दी पे बैठने आती, खुले मुंह आती थी, पुरुषों के वस्त्र में आती थी, अचानक एक प्रकार से क्रांति आ गई थी, एक रिवॉल्यूशन आ गया था। इसको देख के वहां की सारी प्रजा की जितनी महिलाएं थी वो इसको देख के अपने आप को चेंज करने लगी। तो ये बात इनके साम्राज्य में उठ के आई और उन 40 लोग जो इसके अपने मंत्री थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने विरोध किया कि आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर आप एक राजा होके और फेस कवर करके नहीं आएंगे, हमारे शरिया को अनफॉलो करेंगे, इस इस्लाम के कानून को अनफॉलो करेंगे, इसका मतलब आपको देख के साम्राज्य में जितनी महिलाएं हैं वो सेम आपकी तरह करेंगी। तो जब इसका विरोध किया गया, अब ये एक महिला थी, आपको पता महिला जिद्दी होती है, वो इस बात को मानेगी नहीं। तो ऐसे में जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान ने क्या किया, उन 40 के 40 तुर्क सरदारों को बेटा अनफॉलो कर दिया, यानी उन 40 के 40 तुर्क सरदारों को इग्नोर कर दिया और इग्नोर करके शासन करने लगी। तो उन 40 तुर्क सरदारों ने इसको एक प्रकार से धमकी भरा फरमान दे दिया, या तो आप हमसे शासन में हेल्प चाहते हो तो हमारी बात मान ले, अन्यथा आपका साथ नहीं दिया जाएगा। जब इसको ये धमकी भरा पत्र मिला तो इसने भी उन 40 लोगों के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया। और इसने क्या किया, तो हम पढ़ते हैं बेटा इसके बाद में रजिया सुल्तान ने क्या किया, रजिया सुल्तान ने अचानक एक महल से बात निकलती है, 2 ईरानी सैनिक हुआ करते थे इसके महल में। तो रजिया के महल में 2 ईरानी सैनिक हुआ करते थे और दोनों ईरानी सैनिकों का नाम, एक का नाम था अल्तुनिया। तो बात करें बेटा, एक का नाम था अल्तुनिया और एक का नाम क्या था, एतगिन। इसने क्या किया, अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बना दिया, एतगिन को बंदायूं का गवर्नर बना दिया। तो बात करें, इसने एक को भटिंडा का और एक को इसने बंदायूं का गवर्नर बना दिया। तो अचानक रजिया ने क्या किया, 2 सैनिकों को सैनिकों के पद से उठा के गवर्नर बना दिया, यानी अचानक 2 सैनिकों को बड़ा पद दे दिया। जब 2 सैनिकों को बड़ा पद दिया तो इस बात का विरोध किया 40 लोगों ने। और 40 लोगों ने विरोध क्यों किया, क्योंकि उनका मानना था, देखें आपके जो पिता ने तुर्कानी चहलगानी पोस्ट बनाई है, ये तुर्की लोगों के लिए बनाई है, आपके पिता का विश्वास तुर्की लोगों पे ज्यादा था और आप अपने पिता को भी एक प्रकार से इग्नोर कर रहे हो, यानी उनके एक प्रकार से डिसीजन के, उनको रोल को एक
प्रकार से इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि रजिया ने दो गैर तुर्कियों को, दो ईरानी व्यक्तियों को ये दो पोस्ट दे दी, इसी का विरोध किया गया। लेकिन पता चला रजिया ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो ये अल्तुनिया है ये रजिया का बचपन का प्रेमी था, यानी रजिया इससे प्रेम करती थी और इसीलिए शायद रजिया ने क्या किया होगा, अल्तुनिया को और एतगिन को एक सैनिक के पद से उठा के गवर्नर का पद दिया, एक मंत्री का पद दिया। और इसी बात का पता चल गया उन 40 तुर्क सरदारों को, तो उन्होंने रजिया की इस बात को दिल्ली की जनता को, दिल्ली की प्रजा को बताना शुरू कर दिया। जब एक राजा के लिए ऐसी बात उठती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रजा है वो उसके खिलाफ आती है, और जब उसकी प्रजा खिलाफ आई तो सच पूछे अल्तुनिया के साथ रजिया का ब्रेकअप करवा दिया था उन 40 तुर्क सरदारों ने। और इसी का जो फायदा है वो तीसरा इंसान उठाएगा, और उसी तीसरे इंसान का जो नाम है वो मलिक याकूत होगा। और यहीं से एक एग्जाम का क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि मलिक याकूत को एक बेटा नॉन इंडियन, क्योंकि इंडिया का नहीं था, इंडिया से बाहर से था, इसको काफी बड़ी उपाधि मिली थी, तो इस बात को याद रखोगे। तो बात करें अचानक क्या होता है, मलिक याकूत को रजिया के हाथों से एक काफी बड़ी उपाधि मिलती है। उपाधि का जो नाम था वो था बेटा अमीर ए आखुर। इस अमीर ए आखुर का मतलब क्या है तो वो भी देख लें। इसका मतलब ये है, इसको शाही असव साला का मंत्री बना दिया। इसको शाही जो घोड़ों की साला है, यानी बेटा जो शाही घोड़ों की साला है, इसको अचानक शाही असव साला का, इसको अचानक शाही असव साला का मंत्री बना दिया मलिक याकूत को। अब बेटा ये मलिक याकूत कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, तो सुने मेरी बात को गौर से। बात करें बेटा मलिक याकूत की, एक मिनट, बात करें बेटा मलिक याकूत की तो गौर से सुनना मेरी बात को। ये मलिक याकूत बेटा एबिसीनिया का एक यात्री था। एबिसीनिया सोमालिया के अंदर पड़ता है, प्रेजेंट उसी प्रांत में, यानी अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ये एक अफ्रीकन मैन था और ये अफ्रीकन मैन इंडिया में आया था। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बेटा मलिक याकूत एक रसोइया था और ये खाना बनाने का काम करता। ये इल्तुतमिश का रसोइया बन के आया था, ये इल्तुतमिश का खाना बना के दिया करता। एक दिन इल्तुतमिश की इस पे नजर पड़ती है और इल्तुतमिश ने देखा ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन, ऐसा अफ्रीकन मैन खाना बनाने के लायक नहीं, बल्कि इसको तो बॉडीगार्ड बनाना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने इसको खाना बनाने वाले पद से उठा के बॉडीगार्ड बना दिया। ये राजा के साथ रहेगा, यानी कि एक प्रकार से सुल्तान के साथ रहेगा और उसका बॉडीगार्ड बन के रहेगा। ये बॉडीगार्ड बन के साथ रहेगा, तो ऐसे में ये क्या करता, इल्तुतमिश का पैर अपने हाथों पे रखवा के इल्तुतमिश को उठा के घोड़े पर बैठाने का काम करता। अब इल्तुतमिश आपने पढ़ा था मर चुके हैं, उसके बाद उसकी बेटी रजिया अगली सुल्तान बनी है, तो इसका काम तो वही है, रजिया सुल्तान को घोड़े पर बैठाना और रजिया सुल्तान के साथ रहना। यहां रजिया सुल्तान का ब्रेकअप हुआ था अल्तुनिया से, उसी का फायदा उठाया और मलिक याकूत रजिया से प्रेम करने लगा। यानी सच पूछें तो बेटा ये भी रजिया का प्रेमी था या रजिया का प्रेमी, तो हम पढ़ते हैं ये रजिया का प्रेमी था। और इसी का पता चला बेटा अल्तुनिया को। अब अल्तुनिया इस पे अटैक करेगा, इसको मारेगा। तो एक काम करें, आप एक बार पीछे के जो ये पेज है, जो ये स्लाइड है, इनको एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे करते हैं। तो एक बार इसको उतार लें आप। हाँ कर दो सर, बिल्कुल।